अच्छा जी, आज ज़रा बात करते हैं हमारे गली मोहल्लों की, जहाँ मुख्तलिफ आपको एडवर्टीज़मेंट्स नज़र आएंगे। कोई आपको ये कहता हुआ नज़र आएगा कि अगर आप समझती हैं कि आपके ऊपर सौतन आने वाली है तो मैं ये मसला हल कर दूँगा। कोई आपको बताएगा कि महबूब अगर आपको बहुत पसंद है लेकिन शादी नहीं हो पा रही, शादी में कोई रुकावट है वो दूर कर लूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एड्स जो अगर हम इर्द गिर्द नोटिस करें तो आपको नज़र आएंगे औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद लोगों के इस मसले को हल करने के लिए। ये बात वाज़ेह है, साइंस से लेकर रिलीजियस थाट तक सब चीज़ें इस बात पे क्लैरिटी लेके आती हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है कि आपको औलाद से नवाजे, कब नवाजे, कितनी औलादें दे, या फिर औलाद बेटी हो या बेटा। बार बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि बेटियां रहमत होती हैं। बेटा नेमत है लेकिन बेटियां रहमत हैं। लेकिन इसके बावजूद आज साल 2023 में भी हम देखते हैं कि हमारे माशरे में औलाद नरीना की जो ख्वाहिश है कि पहला बेटा यानी पहली औलाद बेटा हो, बेटा होना ज़रूरी है। 4 बेटियां हो गई हैं, उसके बाद भी बेटा होना चाहिए। आपका फैमिली साइज़ सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप वारिस के ख्वाहिशमंद हैं। ये कैसी तगदो है और इसको आज भी हमारे माशरे में इतनी जगह क्यों मिली हुई है? वैसे तो आज प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपसे बात की कि एक से बढ़कर एक तकलीफ़ है। यानी अगर वाकई हमने अपनी बेटियों का वही हाल करना है जो रिजवाना का या फ़ातिमा का हुआ है, तो फिर मेरे ख़्याल में शायद बेहतर ही है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेटों से नवाजे। क्योंकि बेटियों की तो जो बेहुरमती हम कर रहे हैं, जिस तरह का तशद्दुद उन पे हो रहा है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है कि 10 साल की बच्ची को किसी के हवाले आप कर देते हैं और आप कहते हैं कि जी वो काम करेगी उसके घर में। लड़का करते या ना करते बेहतर ट्रीटमेंट फिर भी उसको मिल जाती है, मगर बेटियों का तो बहुत ही बुरा हाल है। कमिंग बैक टू द टॉपिक टुडे, आज हम ये बात करेंगे कि क्यों ये प्रेशर फील किया जाता है पढ़े लिखे अमीर तरीन घरानों, बल्कि वहाँ कहते हैं ज़्यादा मसला इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसों की ख्वाहिशमंद है या बड़ी जायदादें हैं, उसका वारिस कौन होगा, आपका नाम ख़ानदान का आगे कैसे चलेगा, वहाँ ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन ये जो पागलपन है बेटे के लिए या औलाद नरीना के लिए, वो उसमें किसी तबके की, किसी ख़ास स्ट्रैटा की कोई कैद नहीं है। माशाल्लाह सभी इक्वली पागल नज़र आते हैं। तो ज़रा इस पर बात करते हैं कि ये प्रेशर क्यों और कैसे बिल्डअप होता है और इसके नताइज मेंटल हेल्थ पे और एक घर के अपने सुकून पे क्या मुरतब होते हैं। सबसे पहले जी, आज हमारे कराची स्टूडियो में ज़बरदस्त हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आलिया सारिम जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ मौजूद है रानी आपा। रानी आपा, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। यू सीन द वर्ल्ड, कई जनरेशन से आप ये देख रही हैं, अपने बचपन और लड़कपन से लेके आज जब माशाल्लाह आप एक ग्रैंड मदर हैं, क्रेज़ उतना ही है, तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की नफ्सियात और उनके रवैये और पूरी समाजियात इंक्लूडेड हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर नौशाबा अंजुम भी मौजूद हैं जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर रानी आपा आपसे शुरुआत करूं, मुझे ये बताइए, आपको आपको कैमरे की तरफ ही देखना होगा, हम स्ट्रेट गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हम सारे डब्बों के अंदर हैं और कॉल मिलाई जा सकती है। ऑफ कोर्स टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर आपका भी इस पर कोई एक्सपीरियंस है, कोई राय है, अपनी आप बीती है तो ज़रूर बताइएगा। यानी आपा, ख़ानदान का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, अगर एक के बाद एक अल्लाह ताला रहमत से यानी बेटियों से नवाज रहा है, तब भी ख्वाहिश ये है, बल्कि एक खातून अपने आप को घर में गैर महफूज फील कर रही है जब तक उसका बेटा नहीं हो जाता। ये क्या माजरा है? बिल्कुल, आपने बहुत ही माशरे की, ख़ानदानों की दुखती हुई रग पर हाथ रखा सिदरा। आप ये यकीन करें कि ज़ाहिर है कि मैं इस स्टेज पर हूँ कि मैं नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चारों पल्ले भरे हुए, भतीजा भतीजी से, ख़ानदान से, नंदें, देवरानियाँ, जिठानियाँ, मामियाँ, खालाएँ, लेकिन आज तक बेटे की जो ख्वाहिश है वो अव्वलीन तरजीह है और ख़ास तौर से पहलौठी का, यानी पहली औलाद तो बेटा ही होना चाहिए। ये जो एक बात है ये अज़ल से है और आज तक मेरे भी अपने ख़ानदान में है कि वो औरत बहुत खुश नसीब है जिसका पहलौठी का बेटा है, यानी पहला उसका बेटा है। और अगर किसी के यहाँ शोम ये किस्मत पहली बेटी हो गई तो ठीक है, पहली बेटी को लोग वेलकम तो कर लेते हैं लेकिन दिल से नहीं करते। लेकिन अगर सेकंड भी बेटी हो गई तो ख़ानदानों में खलबली मच जाती है और इस हद तक खलबली मचती है, जैसा कि आपने कहा कि मौलवी, मुल्ला, तावीज़, टोटके और वजीफ़े इस कदर पढ़े जाते हैं कि सेकंड बेटी ना हो जाए और अगर थर्ड आ गई तो क़यामत आ जाएगी और फिर उसका हालांकि अगर हम सिर्फ दीन इस्लाम की बात करें, अपनी शरीयत की बात करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी क्लियर इंडिकेशन दी है, हदीस मुबारक है कि
खुशनसीब है वो खातून जिसकी पहली औलाद बेटी है। और फिर ये कि जिस तरह इशारा दिया गया कि जिसने 3 बेटियों की कफ़ालत की, हालांकि 2 या 1 बेटी की भी कफ़ालत अच्छे से की, उसकी अच्छी तरबियत की, तो अपनी उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के रोज़ यानी मरने के बाद जो आगे अबदी ज़िंदगी है उसमें वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियाँ बराबर होती हैं। अली भाभी, इन तमाम चीज़ों को हम भुला कर फिर भी औलाद नरीना के क्रेज़ में क्यों मुब्तला हैं? कितनी दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग मुस्कुराते हैं, कहते हैं हम बहुत मुस्कुराते हैं, और हम थक गए दर्द को छुपाते छुपाते। ये इतनी तकलीफ़देह सूरत हाल है कि जिसने घर बनाया और जिसने घर को निभाना है, सारी जिम्मेदारी उसी की है। वो औरत जो आपको औलाद पैदा करती है, ये जिम्मेदारी उसकी नहीं है कि वो आपको बेटा देगी या बेटी, ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। और वो मासूम है या उस वक्त मजलूम है या परेशान है, वो ये जिम्मेदारी ओन कर लेती है। मुझे लगता है कि उस वक्त उस औरत को स्टैंड लेना चाहिए कि जो काम मेरे करने का नहीं है, अल्लाह के करने का है। और शरीयत, अच्छा बहुत सारे लोग शरीयत पे बात करते हो, करनी चाहिए, सब ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी शादी इसलिए कर लेते हैं कि उन्हें बेटा चाहिए। तो आप ये बताइएगा कि दूसरी शादी की इजाज़त है, लेकिन बेटे की ख्वाहिश में बीवी को तकलीफ़ देकर दूसरी तरफ जाना, और इस बात की क्या श्योरिटी है कि उधर भी आपको औलाद मिल जाएगी बेटा, क्योंकि डिसाइड मर्द ने करना है। बिल्कुल। आलिया भाभी, मुझे ये बताइए कि हमारे आज के माशरे में, अगर आप सिर्फ शहरी ज़िंदगी की मैं बात करूँ जहाँ ख़वातीन ख़ुद मुख्तार भी हैं, फ़ाइनेंशली केपेबल भी हैं, क्या आज भी फैमिली साइज़, बर्थ स्पेसिंग के 2 बच्चों में कितना वक्फ़ा होना चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, इसमें औरत किस हद तक खुद मुख्तार है, कितना उसका डिसीजन में कितना पार्ट होता है आपके ख्याल में? नहीं होता, और इसमें अमीर गरीब की कोई तखसीस नहीं है, नहीं होता। मैं बहुत तकलीफ़ से एक बात कहूँ कि मैंने कहीं पर एक बात सुनी कि किसी साहब की 4 शादियां हैं, और 4 शादियों में जब उनसे औलाद के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास कितनी औलादें हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि उन 4 में से अब इस वक्त किसके पास औलाद उसकी कोख में है अभी। यानी एक मर्दों की जो ये एक साइकी मुझे तकलीफ दे लगी, औलाद कोई खिलौना थोड़ी है कि आप पैदा कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कितनी औलादें पैदा करें। और जो एक चीज़ मर्द से मंसूब कर दी गई है कि उसका काम सिर्फ कमाना है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। कमाना बहुत अजर वाली बात है, बहुत बड़ी बात है, वो कमाता है, घर को इज्जत से पालता है, लेकिन औलाद जब पैदा करेंगे तो उसको टाइम देना होगा, उसको पालना होगा, उसकी परवरिश करनी होगी। हम बड़े आराम से एक जुमला कह देते हैं कि भाई जब औलाद पैदा हो गई है तो रिस्क लेकर आइए, मैं खुद मानती हूँ लेकर आइए, लेकिन रिस्क के आगे फिर जब उसका पालना है, उसकी परवरिश है, अल्लाह ने वो तो माँ बाप पर फर्ज कर दी, माँ बाप दोनों पर। आलिया भाभी, ये इतना चार्ज टॉपिक है कि ऑब्वियसली इसके बहुत सारे जाविया और निकलते हैं, लेकिन वही बात कि खुद मुख्तार एक खातून अगर एक कुनबा है और उसको बनाने के लिए जैसे वालिद और वालदा दोनों इम्पोर्टेंट है, माँ बाप दोनों का किरदार है, लेकिन ये डिसीजन आज भी हमारे माशरे में फ्लूक पे छोड़ा जाता है। लोगों को अपने बारे में, अपनी अनाटमी के बारे में, बेसिक बायोलॉजी के बारे में कोई आगाही नहीं है, इसको शर्म की बात समझा जाता है। आप छोटी छोटी बच्चियों की बहुत कम उम्री में शादी कर देते हैं विदाउट एनी काउंसलिंग, जहाँ वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही होती हैं, तो एक नन्ही सी जान जिसको दुनिया में लेकर आएँ और फिर उसके ऊपर ये मेंटल स्ट्रेस कि बेटा ही हो, उसकी मेरे ख्याल में तमाम कैपेबिलिटीज़ को जंग लगा देता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा था। जी शाहिद, माशाल्लाह आपका टॉपिक तो आपका बहुत टॉप क्लास का है माशाल्लाह, नज़र न लगे आज टीवी को। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये रानी आपा ने एक बात ज़रा थोड़ी सी ज़रा मेरे गलत की है। लड़की अल्लाह ताला की रहमत है, रहमत है लड़की। मेरा खालू है, उसने 4 शादी किया, उसका लड़का भी पैदा औलाद नहीं हुई। मेरे ख़ानदान में एक जानने वाले अजीज़ हैं, उनकी 10 बेटियाँ हैं। ये सब अल्लाह ताला की देन है। लड़की जो है ना, माँ बाप बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत करती है, बेटा कुछ भी नहीं करता। ये मैं आपको बता दूँ। हम लोग दीन से दूर हो गए, इसलिए में कुछ समझ नहीं है, लोगों को दीन की समझ नहीं है बिल्कुल। इसलिए बेटा बेटा कहते हैं, बेटे ने क्या देना है, बेटे ने कुछ नहीं देना, बेटी अल्लाह की रहमत है। ये हमारी माशरे की बहुत बड़ी, मैं अल्फाज बोलना चाहता, बड़े सख्त अल्फाज है मेरे पास, मैंने ब्रेक मारी हुई अपने आप को। माशाल्लाह लड़की रहमत है, लड़की माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है, खिदमत करती है माँ बाप। लड़का क्या करता है, लड़का की शादी करके भाग जाते हैं,
अभी आपको क्या शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपने बात बिल्कुल सही की कि कई दफ़ा इतनी मन्नतों, मुरादों, टोटकों, तावीज़ों और पता नहीं धागे बांधने के बाद जो माशाल्लाह ये मोहतरम पैदा होते हैं, उन्होंने आगे बढ़कर फिर क्या रवैया इख्तियार करना होता है और माशरे में क्या उधम मचाना होता है, इस पर हम और मेरे ख्याल में थोड़ी सी वजाहत करती चलूँ कि रानी आपा जो उमूमी हमारे समाजी रवैये उसका जिक्र कर रही थी कि जिस तरह का रवैया ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को फेस करना पड़ता है, कि किस किस्म का प्रेशर डेवलप होता है। इसमें हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, नौशाबा से पूछेंगे कि ये जो प्रेशर है, यानी आप कहते हैं कि ये बात भी सबको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खातून के बारे में कहा जाता है कि उसका एक पैर कब्र के अंदर है, एनी टाइम एनी कॉम्प्लिकेशन कैन हैपन। अगर वो 9 महीने सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड सुनती रहेगी कि बेटा ही होना चाहिए, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस ख़ास तौर पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं और मुश्किल मसाइल आपके सामने है। एवरी प्रेगनेंसी इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, लेकिन अगर आप सारा टाइम ये सुनते रहें कि बस जी बेटा ही होना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मेंटल हेल्थ पे। नौशाबा, यहाँ से शुरुआत करते हैं, आपसे क्या कहेंगी? शुक्रिया सिद्रा आपके मदद करने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिजिकल जो है ट्रॉमा जिससे वो खातून गुजरती है, एक बच्ची गुजरती है अपनी प्रेगनेंसी में, उस पर सबकी नज़र होती है, वो नज़र आ रहा होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जहाँ और बहुत सारे चल रहे होते हैं, वहाँ ये प्रेशर देना उसको कि तुम्हारा जो है हमें बेटा ही चाहिए, पहला वो ऑनर के लिए चाहिए, वो पावर शो के लिए चाहिए, और वो बिजनेस करने के लिए चाहिए, क्योंकि तिजारत ही करते हैं हम रिश्तों के साथ, औलाद के साथ, और वो तिजारत में उनको कोई नुकसान उठाना नहीं चाहता जी। और उस लड़की के ऊपर प्रेशर है। लेकिन अफसोस की बात मैं आपको बताऊंगी कि आप सन प्रेफरेंस की बात करें, लेकिन डॉटर जो निगलेक्ट हो रही है, हमारी बेटियां, उस पर बात नहीं कर रहे। इसके अंदर ज्यादा प्रेशर जो दे रही होती है ना, वो सास ही दे रही होती है, हस्बैंड नहीं। मुझे बताएं, 2-3 जावियों पे आना चाहूंगी नौशाबा। चलें, पहला बेटा हो उस वक्त तो शायद हो सकता है कम उम्री भी है, ब्लाइंड भी खेल रही है, नई नवेली शायद दुल्हन है, तो उसके आओ भगत भी हो रहे, नखरे भी उठाए जा रहे हैं। उन मदर्स का क्या जिनकी ऑलरेडी 1 या 2 बेटियां हैं एंड देर अगेन प्रेग्नेंट, और इस वक्त उन पे और मज़ीद प्रेशर है कि अब तो बेटा ही होना चाहिए, हालांकि उस खातून पे अपनी सेहत भी है, फिर उस पे 2 बच्चों की, 1 बच्चे की और ज़िम्मेदारी भी है, और फिर ये बेटी जो बहुत कम उम्री में ये सुन रही है, उस वो भी तो यानी शी इज़ अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली ना। जब माँ को कोई जुमला आके कह रहा है कि हम बेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो बेटी कितनी अनवांटेड फील कर रही होगी, जिसको कहा जा रहा है नन्ही सी उम्र में बेटे की, भाई की दुआ करो। बिल्कुल, देखिए अभी ये चीज़ है कि अब बच्चियां जो हैं, अभी जितना एक्सपोजर आ गया, बच्चियों को भी ये बात समझ आ गई है कि जो जेंडर की चॉइस है या बायोलॉजिकल भी इसके जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 100% मेल के ऊपर आती है, उसमें औरत का कोई रोल नहीं है। अभी अवेयरनेस आप लोगों का इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है, मीडिया का, और खासकर आपके प्रोग्राम में हमेशा ऐसे इश्यूज को उठाया जाता है। बच्चियों की आप खुद देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ एस्टीम। आपने तो उनको उधर ही खत्म कर दिया, और आज हम इधर बैठे हुए हैं, तो हमें अपने वालिद बाप बनाता है अपनी बेटी को, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो रिस्पेक्ट, वो ट्रस्ट होता है जो आपने, जब आपने शुरू में एक फर्क रख लिया बेटे और बेटी के अंदर, वो बच्ची किसी भी रोल में जाकर वो उसमें वो पूरी नहीं उतरती, और उसके ऑब्वियसली जिधर वो जब आप जाएगी, चाहे वो शादी करेगी, जिस वक्त आप इवन नौकरियों में देख लें, अपने मुल्क के अंदर देख लें, खासकर मैंने पाकिस्तान। अच्छा, वैसे मैंने नोटिस किया है, आपने एक बात की थी नौशाबा, वो मैं आलिया भाभी आपके पास लाना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि ज़्यादा प्रेशर सास की तरफ से होता है, हालांकि अगर आप वालिद को या शौहर को, जो मर्द है उसको देखें, वो कभी कभार इतना ज़्यादा जाबिर नहीं होता कि वो अपनी बीवी से कहे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए। बात यह है कंट्रोल करना है, चाहे वो शौहर है वो बीवी को कंट्रोल करना चाहे, सास है वो बहू को कंट्रोल करना चाहे, या बहू सास को करना चाहे। ये जो कंट्रोल करने की हमारी एक सोच है ना, ये रिश्तों में इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा कर रही होती है। मेरे पास अभी शेल्टर में एक केस आया है, एक यंगी बच्ची है, 30 साल की है, उसकी 4 बच्चे हैं। जब उसकी तीसरी बेटी हुई, एक तो बच्चे जो हैं बेटे के शौक में पैदा हो रहे थे, जब उसकी बेटी हुई है तीसरी, तो शौहर ने उसको घर से निकाला। बच्ची सिर्फ 10 दिन की थी, बीवी को घर से निकालकर उस बच्ची को अपने घर ले गया, यानी ससुराल में ले गया, और वहाँ ले जाकर उसने उस बच्ची को किसी को दे दिया। अब इसकी जो बड़ी बेटी है, उसने देखा कि कोई खातून आई और मेरी छोटी बहन को लेकर चली गई। ये माँ मुस्तकिल तड़पती रही, कभी मियाँ से कह रही है कि मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो, कभी ससुराल वालों से कह रही है कि बेच दिए, क्या किया,
मुझे बता दो। यकीन जानिएगा ससुराल में नंद ने बहुत बुरा सलूक उसके साथ किया, शौहर ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, और उसकी सगी बहन ने उसको क्या मशवरा दिया कि तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं तो चौथी को मांग कर क्या करोगी, मियाँ अगर तुम्हें भी निकाल देगा तो तुम रोड पर आ जाओगी, तो खामोश बैठो, ये जो 3 बच्चे इनको पालो। सगी बहन, नंद, शौहर, किसने साथ दिया? औरत मर्द ने ये एक माइंड सेट है, जब कोई किसी के दुख को नहीं समझता तो उसके साथ कोई भी सलूक करता है। अब वो मेरे पास शेल्टर होम में, और निकलते हुए एक काम और शौहर ने किया कि उसको तलाक भी दी। मुझे बताएं, बच्ची बाजियाब हुई और नहीं पता चला वो चौथी बच्ची किधर गई? बच्ची तो बाजियाब तब होगी ना जब वो औरत अपने मियाँ पर केस करेगी या अपने ससुराल वालों पर कोई केस करेगी, यानी जब वो लीगल असिस्टेंस चाहेगी, जब वो ये चाहती है कि किसी को नुकसान भी ना हो, मेरा मियाँ कटहरे में भी ना खड़ा हो और मेरा मसला भी हल हो जाए। तो अगर इतना ही अच्छा वो शौहर होता तो, या इवन उसकी बहन थी या जो उसकी नंद, सब मर्द नहीं औरत मर्द, जिसकी सबने उसका साथ नहीं दिया, तो फिर या तो वो इजाजत दे इदारे को कि हम उस पर केस करें, क्योंकि केस तो उसी की तरफ से होगा, और फिर उसको मिलेगी। अली भाभी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मिसेस मुफ्ती बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मैम, क्या कहेंगी? जी, बहुत अच्छा टॉपिक है, हमेशा मैं करती हूँ लेकिन मेरी कॉल नहीं मिलती। सो सॉरी, क्या कहेंगी आज के मौजू के बारे में? आज के मौजू में मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने कहा दकियानूसी तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आजकल की बच्चियाँ जो है ना, वो खुद लड़का चाहती हैं, बेटा हो। मेरे सामने खुद केस ऐसे हैं जो बेटा पैदा हो जाता है, खुला ले लेती हैं, फिर आगे से कहती हैं कि अक्सर ना, सब नहीं, मादरत के साथ, कि वैसे भी बेटे को जायदाद मिलेगी तो खुला हो या तलाक। अच्छा मैम, आपकी बात से ये बात वाज़ेह होती है कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में औरत की इज्जत और उसका जो मकाम है मुस्तहकम हो जाता है बेटे के बाद। क्या आप ये समझती हैं कि आज सही है ये बात? अगर ये तो एक वो है, मैं तो कहती हूँ कि बेटी वो बात है, बेटी बेटा एक चीज़ है, दोनों पे हो जाते हैं। औलाद हो जाए तो औलाद है। रानी आपा की बात और हर तरह की आपने एज वाली बैठाई हुई हैं बहनें, तो वो सब यही बात है। लेकिन ये तो सोच की बात है। मैं वही बात कर रही हूँ कि शोहर की कोई सोच नहीं कि भाई वो कहे बेटा, ये सब एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। लड़कियां भी यही चीजें आजकल के जमाने की हैं, लेकिन तकियानूसी इसलिए नहीं कह सकते कि पुराना जमाना अब भी बात लड़कियों के दिमाग में है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए। रानी आपा, आप क्या कहेंगी? कई दफ़ा सटल तरीके से भी एहसास दिलाया जाता है कि अगर आपकी औलाद नरीना नहीं है तो आप में कोई कमी है। आप ये नोटिस कीजिए, जैसे महफिलों में हम बैठे होते हैं, ओ तुम्हारी तो बेटियां तो बड़ी अच्छी होती हैं, ओबीडियंट होती हैं, लड़के बड़े शरारती होते हैं, या लड़कों को बड़ा करना है, यानी एक थोड़ा सा ना रोब के साथ ये बात कही जा रही होती है, फखर के साथ। हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। इन साहिबा की भी बात बिल्कुल सही है कि यानी ज़हनी तौर पर माशरे की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से लड़की जब अनमैरिड होती है वो इन्हीं बातों का सामना करती है कि बेटा होगा तो एक तो ये कि ससुराल में लड़की की पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी, दूसरी ये कि बेटा होने से जायदाद का वो वारिस बन जाएगा, तीसरी ये कि जब एक औरत के यहाँ बेटा हो जाएगा तो उसकी नस्ल का सिलसिला चल पड़ेगा। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बच्चियाँ अपने शादियों से पहले। आपने ये नोटिस किया है कि अगर एक ऑल गर्ल्स हाउस होल्ड भी हो, और जैसे आपने कहा कि बेटियां ही आजकल आगे बढ़ के वालिदैन की मदद करती हैं, बिल्कुल किसी भी बेटी की हौसला अफजाई करते वक्त और उस पर फ़ख्र का इजहार करते हुए लोग कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं, ये तो मेरा बेटा है। आज तक ये जुमला कभी किसी ने अपने बेटे के लिए नहीं कहा होगा। ये क्या वजह? यानी खातून को अपने आप को प्रूव करने के लिए भी कि वो एक अच्छी बेटी है, तब भी उसकी जो मुमासलत है या जो उसको एक तरह से मिसाल दी जा रही है वो बेटे की दी जा रही है, वो बेटा जो शायद है नहीं, या वो बेटा जिसने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। एक्चुअली ये है सिद्रा के शुरू से मैं बता रही हूँ ना कि जब बच्चों की परवरिश हो रही होती है, ये तो अभी हुआ है कि सेपरेट आप यहाँ सिस्टम हुआ है, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है, बचपन से ही बच्चियाँ यही बातें सुनकर बड़ी होती हैं, अल्लाह उसका बेटा है, देखो उसको इतनी जायदाद में हिस्सा मिल गया, उसका बेटा है, अब बड़ा हो गया, उसने जॉब शुरू कर दी, ख़ानदान को सेट कर दिया, उसका बेटा बड़ा था तो वो इस तरह मजबूत हो गई, अरे उसका बच्चा जवान हुआ, बाप का बाजू बन गया। ये तो हमारे यहाँ वो बहन या वो बेटी जिसने शायद हमेशा ये नोटिस किया है कि उसकी वालदा की पोजीशन ससुराल में तभी मुस्तहकम हुई जब उसका भाई हुआ, या जिसने ये महसूस किया है कि हम इतनी से हमारी शायद इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है या हमें कोई भी कुछ कह सकता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं नदीम बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी नदीम साहब, क्या कहेंगे?
मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मर्दों को ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होता कि उनकी बेटियां हैं या बेटे हैं, ठीक है जी। ये असल में जो बड़ी बूढ़ियां होती हैं ना जी, औरतें मतलब सास होती है या नंदे होती हैं, वो उसके ऊपर ये उनका ये होता है कि जी वो बेटियां पैदा किए जा रही है, ये लड़की जो है ना जी, ये औरत जो है बेटियां पैदा किए जा रहे हैं, बेटा नहीं हो रहा है, ये तो खुदा की देन होती है। मैं खुद तो नदीम साहब, तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि मर्द अपनी बीवी की साइड लेते हैं? अब देखें, अगर उस मर्द की वालदा ये बातें कह रही है, औरत कहेगी तो वो तो हद अदब में आता है, वो बदतमीज़ है। मर्द स्टैंड लेते हैं अपनी बीवियों के लिए? देखिए, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 5 बेटियों का बाप हूँ, तो मैंने तो स्टार्ट किया जी, ठीक है जी। मतलब जिनका कुछ सरोकार ही नहीं है, जिन्होंने ना कुछ लेना ना कुछ देना है, ठीक है ना जी, वो आगे कहते हैं कि ये जी इसने चौथी बेटी पैदा कर दी, इसने 5वीं बेटी पैदा कर दी, ठीक है जी। वो जो बेटी की माँ होती है ना, वो बेचारी मरने वाली नहीं होती है कि जी मेरी बेटी ने बेटी पैदा कर दिया तो पता नहीं क्या इसको रखेंगे या नहीं रखेंगे, ठीक है। ये मैं फार्मास्यूटिकल से मैं रिलेटेड हूँ, मैंने बड़े अक्सर बात कर दी है, देखिए। तो बेटियां भी जो है ना, वो बेटों के जैसी होती हैं और बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं, तो इस चीज को हमारे माशरे में बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ नई रिवायतें भी हमारे माशरे में आ गई हैं। शहरों में अगर हम देखते हैं तो बेबी शावर्स, जैसे पुराने ज़माने में गोद भराई की रस्म होती थी, अब बेबी शावर्स होते हैं जिसमें बाकायदा जेंडर रिवील होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में बच्चे की पैदाइश से पहले उसका जेंडर मालूम करना कि क्या वो बेटा है या बेटी, ये गैर कानूनी है। और इसकी वजह भी सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि फिर लोग इंतहाई इक़दामात भी उठाते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि बेटी है तो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बदसलूकी का सामना करना पड़ता है, बल्कि यहाँ तक कि उसको मिसकैरी करने का भी प्रेशर ख़ातून के ऊपर आने लग जाता है। आज का जो टॉपिक है ना, वो यकीनन कहीं ना कहीं हम सब से जाके जुड़ रहा है, क्योंकि हमने ये सारी कहानियाँ, ये सारे इंसिडेंट्स अपने इर्द गिर्द देखे ही हैं। नौशाबा, आपके पास आना चाहूँगी, वही मेंटल ट्रॉमा और उसकी बात करना चाहूँगी। ये जो परसीव्ड हमारे यहाँ इम्प्रेशन है कि जैसे ही आपका बेटा होगा तो आपकी माशरे में, ख़ानदान में साख मजबूत हो जाएगी, इसका आपने कोई जवाब देखा है? इसकी एक छोटी सी मिसाल तो मुझे नज़र आती है कि रात के किसी ऑड पहर अगर माँ को या ख़ातून को बाहर निकलना पड़ जाए तो वो अपने 10 साल के बेटे का भी हाथ अगर पकड़ के बाहर जाती है तो वो अपने आप को महफूज तस्वुर करती है। ऑन दी अदर हैंड 10 साल की बेटी का हाथ पकड़ के इस तरह बाहर नहीं जा सकती। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सदाकत भी है, कुछ वेटेज भी है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पास ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर भी आते हैं, एनवायरनमेंट में, जिसमें ख़वातीन, औरत होना इट्सेल्फ ए चैलेंज। अगर औरत, अभी हम बात कर रहे थे और अभी जो एक साहब की कॉल आई कि मेरी 5 बेटियां, लेकिन औरत का प्रेशर है। क्यों? क्योंकि औरत होना एक औरत ही समझ सकती है कि वो कितना बड़ा चैलेंज है। ये कोई मर्द नहीं बता सकता, ये औरत ही बता सकती है कि पाकिस्तान के अंदर, खासकर जिधर आप टीवी ऑन करते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया में, कि बच्चियों की सबसे पहला उसकी प्रोटेक्शन, माँ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बेटी हो जाए तो, कि भाई इसकी इज्जत भी संभालनी है, इसको तालीम, फिर बाप कहता है क्या जाया करना भाई, बिजनेस क्या, इसके ऊपर क्या करना, ये तो चली जाएगी, तालीम भी रहने दो। उसके बाद जिस वक्त वो बाहर जाती है, जो सबसे बड़ी बात उसके जहेज का, आप इस चीज को कभी इग्नोर ना करें सिद्रा, जो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे पास, कि बेटा हो जाए तो सामान आता है और अगर बेटियां हो जाएं तो सामान जाता है। तो सामान की तैयारी में माँ बाप को उम्रें लग जाती हैं। तो इन अदर वर्ड्स ये कहना भी सही, तो नौशाबा ये कहना भी सही होगा कि बेटों को भी हम बेच ही रहे हैं ना एक तरह से। तो देखिए, रिश्ते खत्म हो गए ना, रिश्तों के तकद्दुस खत्म हो गए। आप दीन से, आप शुरू में ही आपने एक बात की थी, जमाना जहलियत में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उसके बाद फिर रोशनी आई दीन की, कुरान की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन वो किधर गए? आप किधर गया, किधर हम फेल हो गए? आप जिस वक्त तक देखिए हम अपने रिलीजियस कल्चर को छोड़ देना, आप रिलीजियस वैल्यूज के ऊपर नहीं आएंगे। आप तो अभी भी हमसाया मालिक, हम तो ये सब कॉन्टिनेंट है, ये तो निकला ही नहीं ना। आपने फिजिकली तो इस्लाम वर्बली आपने कबूल कर लिया, यहाँ पर तो आए बड़ा देर से, और आपने वो जो लोग लेकर आए थे उनको आपने सिर्फ सजदे करने के लिए रख लिया, जाके देगे देने के लिए, लेकिन उनकी तालीमात को आपने पूरा नहीं किया। आपने किताबें एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अगर आपकी कोई आप बीती है तो ज़रूर बताइए। क्या माशरा आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है? सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि जहां हम ये कहते हैं कि आज की माँ अपनी बेटियों की जब तरबियत करेगी, आलिया भाभी, तो उनको इंडिपेंडेंट बनाएगी, उनको ज़्यादा अपने ऊपर इन्हिसार करना वाला बनाएगी। लेकिन यही माँ जिसने अगर बहुत कुछ ऐसा फेस किया है, ये प्रेशर फेस किया है,
अपनी आने वाली नस्ल के लिए अपने बेटे की तरबियत में फ़र्क नहीं ला सकती, उसको ये एहसास नहीं दिला सकती कि बेटा आगे तुम्हारा बेटा हो या बेटी वो औलाद है और उसमें कोई फ़र्क ना करना? बिल्कुल दिलाना चाहिए। मुझे एक बात पे हमेशा तकलीफ़ होती है, मर्द को मैं खुद भी सरबराह मानती हूँ और बहुत अच्छा बुलंद इंसान भी मानती हूँ, लेकिन जब हर चीज़ में ये हो जाता है कि माँ ने कह दिया तो बेटा कुछ नहीं कर सका, बीवी ने कह दिया तो शौहर कुछ नहीं कर सका, तो मैं कहती हूँ सरबराह हैं आप, अपनी हैसियत को पहचानिए। सरबराह वो होता है जो सबको लेकर चलता है, ये पावर आपके पास है। तो बेटों को हमें बेहतर तरबियत और बेहतर कमाने के हवाले से तो हम बेटों को रखते हैं, लेकिन उनकी तरबियत पे बहुत काम करना चाहिए। मैं अपनी एक ज़ात की बात करूँ तो मेरे हवाले से, मैं दूसरी बेटी थी अपने घर की पेरेंट्स की, तो मेरे अब्बा को नहीं बताया अम्मा ने, क्योंकि वही हमारे पीछे जायदादें ज़मीनों के चक्कर थे। तो शिफा में पैदा हुई, अब्बा को शिफा से पता चल गया लेटर कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है। अब्बा ने मेरी अम्मा को डांटा कि मेरी बेटी पैदा हुई है, आप कौन होती हैं जो आपने मुझे नहीं बताया। मैंने बाहर अपने ख़ानदान में ये जुमला सुना कि मेरे अब्बा ने मुझे ओन किया। तो सही कहते हैं ना कि बेटियां बाप की होती हैं, तो बाप ओन कर लें तो फिर आज मैं जिस मकाम पर हूँ अपने बाप के उस जुमले से हूँ। अनवांटेड इंसान कुछ नहीं होता। और मेरी माँ से जब मैंने पूछा अम्मा आपने ये क्यों बोला था, आपने क्यों ऐसा किया, तो उन्होंने मुझे एक जुमला बोला था कि मैं बेटियों से नहीं डरती, मैं बेटियों के नसीब से डरती हूँ। तो नसीब का मतलब ये कि बेटियों को पैरों पे खड़ा करे ना। लेकिन अहम बात आलिया भाभी, इसमें ये जुमला भी मुझे लगता है कि ठीक है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज एंड मैं समझ सकती हूँ कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, लेकिन हर शख्स को अपने औलाद के नसीब से डरना चाहिए। यानी इसमें बेटा और बेटी का तफरीक नहीं है। वही जो हम बात कर रहे थे कि कितने आजकल खूबसूरत होनहार जवां साल बेटे हैं जो मुख्तलिफ़ हादसात में, चीज़ों में या तो किसी गलत सोहबत में पड़ जाते हैं या किसी और तरह का अपना नुकसान कर लेते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने बार बार ये कहा है कि औलाद आपके लिए एक आजमाइश है जो कभी मैं देकर आजमाऊँगा, कभी मैं लेकर आजमाऊँगा, कभी उस बच्चे पर अगर कोई तकलीफ़ आती है तो आपको आजमाया जाएगा। सो इन एनी केस आपको अपने अमाल, अपनी अटैचमेंट्स को सही रखना है। नसीब में बस एक बात कह दूं, नसीब में वही है जो हमने डिस्कस किया कि जहेज़ है उसको माशरे में कितनी मुश्किलात होंगी, और जैसे मेरी वालदा ने ज़ाहिर एक बेवगी की ज़िंदगी गुजारी, वो भी आसान नहीं होती। तो नसीब से मुराद ये कि अगर हम अपनी बच्चियों को पैरों पर खड़े कर देंगे ना, फिर शायद हमें ये जुमले नहीं बोलने पड़े। नसीब या तो अल्लाह दे या इंसान अपने अमाल से करेगी। माशरा नसीब बनाता है। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद है, हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वो जब भी मिलते थे तो वो हर बच्ची को, और ख़ास तौर पर ऐसी बच्ची जो शादी की उम्र के करीब हो ना, तो उसको एक ही दुआ देते थे। वो कहते थे अल्लाह करे तुम कदरदानों में जाओ। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी बात है कि आप जिस भी मकाम में हो, देखिए आप किसी इदारे में भी काम नहीं करेंगे अगर आपकी वहाँ पे वैल्यू ना की जाए, तो आपकी कदर, आपकी वैल्यू, और सबसे पहले खुद शुरुआत करनी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अहमदाबाद से। जी अकरम साहब, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र। सिद्रा इकबाल साहब, जितना पैनल आज आपका है, मेरी इतनी बेटियां हैं, और जो आखिरी बेटी है डॉक्टर मुशाबा की तरह सेहतमंद भी है, इसी की तरह शक्ल सूरत भी है। ये बड़ी इत्तेफाक है, मुझे ऐसे लगा ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा सुने ना, इसी की तरह ही तेरा भी शक्ल शबाज। तो एक बात सुना, जब आखिरी बेटी मेरी पैदा हुई था तो डॉक्टर नर्स मुझे पास लाई अजान के लिए, तो मैंने सबसे पहले अजान से उसको गले लगाया और प्यार दिया और फिर अजान दी। वो कहने लगी आपकी बीवी की आंखों में आंसू और आप इतने खुश हैं। मैंने कहा वो औरत वैसे ही बेअक्ल होती है, मुझे तो अल्लाह की इस नियामत के शुक्र है सही सालम मेरी बेटी है और कितनी खूबसूरत है। ये तो मेरी जन्नत के जाने का जरिया बन जाएगी। आप बताएं कि वो चारों के चारों ने मास्टर किया हुआ है माशाल्लाह। एक फॉरेन में है, सुबह 9 बजे फोन करती है, बेटे हफ्ते बाद कहीं फोन करते हैं। बच्चों ने मतलब ग्रेजुएशन नहीं की है, एक का मैंने बताया था हमें छोड़ के भाग गया फिजी करके। तो बात ये है, दूसरे ने इंजीनियर बना। तो आप खुदा पे यकीन बने कि सुबह सवेरे जिसकी फोन आती है वो मेरी बेटी जो यूएसए में होती है। दिन भर मेरी सब बेटियां फोन करती हैं, माँ को एक दिन नागा नहीं करती। उस दिन मैंने बड़ी बेटी को फोन किया, 3-4 दिन से बात नहीं हुई। मैंने कहा मैंने जितनी मोहब्बत आपसे की अकेली से, अफसोस के बेटों और बेटियों से आदि भी कर देता। बहुत तो बहुत शुक्रिया अकरम साहब। अल्लाह ताला आपकी बच्चों को, बेटियों को, बेटों को खुशहाल और आबाद रखे। और आपकी ये जो सोच है वो मैं उम्मीद करती हूँ, मेरी दुआ ये है कि वो हमारे माशरे में सरायत कर जाए कि आप वाकई बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क ना समझें, बल्कि नेक सौलेह औलाद की ख्वाहिश करें और अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो आपके फ़राइज़ हैं अपनी औलाद की तरफ, उनके हुकूक़ को पूरा करें।
करें। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, रानी आपा और नौशाबा हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके साथ होने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आप सबसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।